Video में we are going to discuss this topic, pair of linear equation in two variables. Since this is our first video and for 10th standard this is start, so before we go to start the subject matter, 10th class के syllabus के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. 10th class के जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं इस साल, 9th में आपने मैथ्स किया है और मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स हर बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही लगता है. उसका रीज़न ये है कि ज्योमेट्रिकल पार्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे थ्योरम्स होते हैं और बच्चों को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस की बात करें तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा रियल नंबर्स, देन पॉलिनोमियल्स, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सारे अगर आप चैप्टर्स को देखते हो तो इन चैप्टर्स को लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं आपने हमेशा 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड करते चले आ रहे हैं. जैसे रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर क्लास वाइज आपका उसमें अपग्रेडेशन होता रहा. ठीक है, अब 9th में भी आपने रियल नंबर के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है और 10th स्टैंडर्ड में उन सारी चीज़ों को सम अप करके कुछ और नई चीज़ें देखेंगे. ओके, सिमिलरली पॉलिनोमियल्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब टॉपिक आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किए हुए हैं. ओके, नाउ अब इसमें नया क्या है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सबसे स्पेशल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो इस साल आप लोगों को पढ़नी है. यहाँ पे इसके अलावा मेंसुरेशन है जो आपने किया हुआ है, उसी का एक स्टेप अहेड रहेगा, और स्टैटिस्टिक्स. तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का आपका जाना पहचाना है, कोई बिल्कुल स्मूथ है, एकदम आराम से होता है. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जब आप CBSE बोर्ड 10th बोर्ड में पेपर जब लिखते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है और हर साल आप देखेंगे कि उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है. तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा आपको एक अलग वे में प्रिपरेशन करनी होगी. अलग वे ये है कि अब हम सिर्फ NCERT बुक पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई उसके साथ एक रिफ्रेशर आपको फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक हमारे पास हो. ये नहीं तो वो मेथड, वो नहीं तो वो मेथड, इस तरीके से जो भी हो सकता है वो आपको एक फाइटिंग स्पिरिट इस क्लास में आनी चाहिए. दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका 10th स्टैंडर्ड में आके नेक्स्ट ईयर आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम लाइन चूज़ करनी है. आई विल बी गोइंग फॉर द PCB, मैं PCM लूँगा या फिर मैं कॉमर्स सेक्शन में जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में है. तो वहाँ उनका अगर माइंडसेट ऐसा होता है तो ये पॉइंट कभी कभी आ जाता है कि वो कहते हैं कि भाई ये मैथ्स जो है ये अब मैंने तो अपना सिलेक्शन, मेरा इंटरेस्ट उस तरफ है और मैंने ये डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे उसी तरफ जाना है, तो अब ये मैथ्स के पीछे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके क्या करना है. तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स होता है एक जनरलाइज्ड है बिल्कुल. ये टॉपिक आप देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो 10th क्लास तक का जो मैथमेटिक्स रहता है वो सारे जो पेपर्स होते हैं उनमें कॉमन रहता है. ठीक है, उस लेवल का मैथमेटिक्स आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेगा. तो यहाँ पे इस मैथ्स को करना सिर्फ 10th क्लास पास करने के लिए नहीं है, अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रखने के लिए, वहाँ पे आपको जो एक फियर रहता है, उन सब चीज़ों को हेजिटेशन रहता है मैथमेटिक्स के लिए, उसको भी हटाने के लिए. ओके, तो आई होप you will be doing this 10th class syllabus seriously, not उसके अकॉर्डिंग कि भाई मुझे मैथ्स लेना है या नहीं लेना है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है. ओके, अब यहाँ
हमने सबसे पहले एक स्पेसिफिक चैप्टर यूज़ किया, हालांकि ये 3rd नंबर का है, लेकिन इसको हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये एक जो चैप्टर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल देता है। इक्वेशन सॉल्व करना यानी आपको कुछ नोन क्वांटिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, उसके हेल्प से अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करना। तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स यही है, ठीक है, अननोन टू नोन पे जाना है आपको। तो इसलिए ये चैप्टर हम सबसे पहले ले रहे हैं और ये बाकी सारे चैप्टर्स में एज अ टूल यूज़ होता है। ओके, फर्दर हम यहाँ एक बात और करना चाहेंगे कि 9th स्टैंडर्ड में भी आपने इस टॉपिक को किया हुआ है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लेकिन इस साल स्पेशल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर। अब ये पेयर क्या और क्यों, ओके, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो मैं ये सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन लिख रही हूँ, x + y = 10, ओके। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों की डिग्री वेरिएबल्स की 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं। येस, यू आर करेक्ट, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन of this equation. How come? If I keep x = 1, then y = 9, x = 2, y = 8 and so on. x = आप -1 पुट करें तो y = -1, आपका y = 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, अब बात यह आती है कि रियल लाइफ में अगर हमें 2 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन से हम सिर्फ एक इक्वेशन इवैल्यूएट कर पा रहे हैं और हमारा एम ये है कि हम इंडिविजुअली हर एक क्वांटिटी को फाइंड आउट करें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक इक्वेशन और चाहिए, एक रिलेशन उन दोनों क्वांटिटीज़ में और चाहिए। तो ध्यान रखें, अगर कभी भी 2 वेरिएबल्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होने ही चाहिए। ओके, 2 इक्वेशन का मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस, एंड अगर यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है तो ये 2 इक्वेशन मिलके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ कि x - y = 3, ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कैसे? अब इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड्स को ऐड कर लीजिए, तो x + y + x - y। अभी तक आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसके कई सारे मेथड हैं इस साल आपको, और वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, सो फार डिस्कस नहीं किए हैं। सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए कि पेयर की क्यों ज़रूरत है, एक बहुत सिंपल वे में आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ जब आप लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं तो y plus and minus that will get cancelled, and left side you are going to get 2x and right side it is 13. okay, तो simplify करने से this implies x = 13/2. okay, and now आपको x की वैल्यू मिल गई, आप y की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में चाहे फर्स्ट इक्वेशन में आप पुटअप करिए तो यहाँ इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए तो उनके लिए हमको 2 रिलेशंस चाहिए होते हैं जो कि इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे 10th स्टैंडर्ड में आपको टोटल 4 मेथड बताए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन,
Third is equating the coefficients. Okay, and fourth is cross multiplication. There are these four methods you are given in 10th standard to solve pair of linear equation in two variables. तो अब ये क्वेश्चन आता है भाई, जब हमारे पास एक मेथड है तो इतने डिफरेंट मेथड्स की क्या ज़रूरत है? तो फिर मैं ये कहूँगी हर मेथड की अपनी इम्पोर्टेंस है. Okay, sometime you will find this is very easy, sometime in some situation you will find this is very easy, this is going to be very very difficult. Okay, तो इसमें हर एक मेथड की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए आपको चारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात यह है, अगर मैं पहले वाले मेथड को छोड़ दूं, ग्राफिकल मेथड एक डिफरेंट चीज़ होती है, बाकी ये तीनों मेथड जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड हैं. ओके, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जनरेट होते हैं, लेकिन फॉर्म्स अगर आप ओवरऑल देखते हो तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है. तो आज इस लेसन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. हाउ टू यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब जब हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा होगा. ओके, तो फिर से मैं आपको वो चीज़ रिकॉल करवाना चाहूँगी 9th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा हुआ है. सपोज एक लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. एंड इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ किस टाइप की सिचुएशंस बनेंगी, इसको सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, उस पे बात. सबसे पहले ओवरऑल लुक कि इसमें है क्या. अब 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है कि जब हम इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस के जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके, तो अगर मुझे दो इक्वेशन दिए हैं यानी मुझे दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी. अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन हैं तो मेरे पास किस तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं. तो सबसे पहली सिचुएशन हम देखते हैं. सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, एंड सपोज आपने जो इक्वेशन आपको दिया है उसके इंफॉर्मेशन से आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, आपको ये लाइन मिली L1 एंड सपोज दूसरी लाइन मिली L2. व्हाट यू कैन सी, ये जो दो लाइन हैं ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. ओके, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि मे हैपन यू आर गेटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ, इसके बाद इस सिचुएशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. सेकंड सिचुएशन हमारी क्या बन सकती है? सेकंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड आपने लाइन ड्रॉ की. सपोज दिस इज द फर्स्ट लाइन L1 एंड दिस इज द सेकेंड लाइन L2. आपको हो सकता है जो लाइन ड्रॉ हुई हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. ओके, तो सेकेंड सिचुएशन वी आर गेटिंग द लाइन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अब थर्ड केस की बात करते हैं, जहाँ फिर से आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आपके पास हैं. ओके, ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपने एक लाइन ड्रॉ की, वो ऐसे मिली, और जब दूसरी लाइन ड्रॉ की, इक्वेशंस को जब हम देख रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट अपीयर हो रहे हैं. ओके, लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरी लाइन भी फर्स्ट पे ही ओवरलैपिंग आ गई है. दैट मीन्स लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट. ठीक, इस केस में जो लाइंस रहेंगी वो ओवरलैपिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी. ओके,
अब यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर का जो पर्पस है वो ये है कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अब हम सोल्यूशन पे कैसे पहुँचे। तो फर्स्ट केस देखिए जहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग है। जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इन इक्वेशंस के, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन के अपने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, सेकेंड इक्वेशन हैज़ also infinite many solutions. Among all those solutions, there must be one solution which is satisfying both the equations simultaneously. और अगर ये situation बनती है तब आपको lines intersecting line मिलती हैं, ओके और वो जो point of intersection है वो first line second line दोनों में common होता है और वही point आपका सोल्यूशन देता है, उसके जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वही सोल्यूशन देता है। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं उस केस में जो सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। ओके, लेट अस मूव फॉर द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दैट मीन्स इसमें आपके पहले लाइन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, सेकेंड लाइन ऑल्सो हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, लेकिन कोई भी पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल देयर इज नो सोल्यूशन। नाउ थर्ड केस, व्हेन द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग आ रही हैं, तो यहाँ जो भी फर्स्ट लाइन के इक्वेशंस हैं दे विल बी द सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड लाइन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। ओके, तो व्हेन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग वी हैव यूनिक सोल्यूशन। पैरेलल लाइन्स के केस में देयर इज नो सोल्यूशन, कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, दैट इज कि सिस्टम में उसको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सिस्टम के पास सोल्यूशन होना चाहिए, तो अगर यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो, इन दोनों ही केसेस में हम सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं। वेदर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। एंड जिस केस में सिस्टम के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ओके, तो ये सारे टर्म आपने ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस करते समय। एक्सरसाइज से जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो ये सारे टर्म्स आप फैमिलियर होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। सो फर्दर लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड के इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सो हियर वी स्टार्ट सम क्वेश्चंस, ओके, बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। ग्राफिकली मेथड से आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें हमने स्पेशली एक वर्ड प्रॉब्लम लिया है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम लिया है, जिसमें यूजुअली इक्वेशन फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ओके, सो विदाउट एनी लेट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। अरुण टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. Algebraically means you have to form equations. So here student, जब भी आपको age problem आता है कि आप find out the age of this person or that person, हमेशा उसमें जो आप assumption लेते हैं उसमें present age को लिखना बहुत ज़रूरी है। Whatever we are going to consider it, ठीक है। तो सबसे पहले let us write the statement. We are going to consider let the age of Arun be X years. तो यहाँ careful रहेंगे।
आपको यहाँ पे 7 years ago एंड 3 years later की बात कर रहा है। ओके तो इस केस में जो वेरिएबल ले रहे हैं वो हम प्रेजेंट एज को लेंगे, इससे कैलकुलेशन में बहुत आसानी आती। कैसे देखते हैं। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण बी x years। बच्चे यहाँ पे x लिख के छोड़ देते हैं, ईयर्स जो उसका यूनिट है वो नहीं लिखते, ये भी मिस्टेक होती हैं जहाँ मार्क डिटेक्ट होते हैं। एंड एज ऑफ डॉटर, you should write here age of daughter means present age। B y years। ओके अब यहाँ स्टेप वाइज हम प्रोसीड करते हैं। पहला केस वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ओके तो सबसे पहले दोनों की एज 7 years पहले क्या रही होगी वो लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज, इफ आपके अरुण की एज प्रेजेंट एज x years है तो 7 years ago जब हम लेंगे तो ऑलवेज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर। ओके सपोज आज की डेट में आपकी एज 15 year है तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी, तो उसके लिए 15 minus 5 करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगो में यू हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड राइट डाउन द एज ऑफ डॉटर 7 years ago। ओके सो दैट इज y minus 7। अब इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है, एज ऑफ अरुण इज 7 times ऑफ डॉटर। किसका 7 time? डॉटर का 7 time। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हो जाते हैं इक्वल। My age, Arun is saying, my age will be 7 times of your age that time। Okay, so ये आपने इक्वेशन फॉर्म किया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए you will can rewrite x minus 7 7y minus 49। यहाँ पे भी मिस्टेक होती है, बच्चे फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में भूल जाते हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। देन ट्रांसपोज वेरिएबल टर्म ऑन द सेम साइड, 7y is equal to minus 49 plus 7 and or you can write it x minus 7y is equal to minus 42। ये स्टेप, ये इक्वेशन फॉर्म होते ही you will immediately give this equation a name, equation number 1। Let us go for the second case। Now in second case what he is saying, also 3 years from now onwards I shall be 3 times as old as you will be। तो ये जो केस, ये आपका फर्स्ट केस था, सेकंड केस में वो आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट एज x है अरुण की तो आज से 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3। सिचुएशन को लिखना जरूरी है। सेम टाइम जो डॉक्टर है उसकी भी एज आज से 3 साल बाद क्या होगी उसका कंपैरिजन होना है, तो दोनों ही एजेस आज से 3 साल बाद की सिचुएशन की लिखेंगे। x+3। अब अगेन अरुण इज सेइंग आई विल बी 3 times, तो यहाँ मल्टीप्लाई किस में होगा, डॉटर की एज में। ओके अब अगेन वी विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 3y plus 9 x minus 3y, 9 minus 3 that is 6। This is equation number 2। तो आपका ये पहला टास्क है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को सही तरीके से फाइंड आउट करना है। तो लेट अस रीराइट देम। 42 अगेन आप क्या करना है, इन इक्वेशंस के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होते हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स कभी भी निकालने हैं तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, यूजुअली बच्चों की ये हैबिट में होता है कि वो यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे, सम वैल्यू दे विल पुट, देन दे विल ट्रांसपोज एंड देन दे विल फाइंड आउट। तो वैसा करने के बजाय आप एक ही बार में बेटर है कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें। आपने 7y को ट्रांसपोज किया तो ये कितना आ गया, 7y minus 42।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ट्रांसपोज भी किसको करना है। अगर आप x को ट्रांसपोज कर देते और y के टर्म में लिखते तो आप यहाँ डिवीजन में आपके पास डिनोमिनेटर में 7 होता और ये एक रैशनल नंबर बन जाता, और उस केस में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, तो किस टर्म को ट्रांसपोज करने से हमारे पॉइंट्स जो है वो ईजिली आ रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट अस सेलेक्ट सम वैल्यूज ऑफ y। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रैंडम वैल्यूज सेलेक्ट करें तो हो सकता है जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हों वो आपको एक्सिस पे लोकेट करने में और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जब आप वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की आपको मिलेगी। तो वैल्यू यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं y की वैल्यू, थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, स्किलफुल वे में इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा एक यू शुड थिंक क्रिटिकली देयर। तो मैं y अगर 1 रखती हूँ या 2 रखती हूँ तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी और ये सब्ट्रैक्शन में नंबर बड़ा आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपको टेबल आता है 7 का, तो यू नो दिस इज 7 इंटू 6 42, तो बेटर है मैं y को 6 ले लूँ। ओके, एंड व्हेन आई एम पुटिंग 6 देन 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। वहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पुट करके पूरी कैलकुलेशन को शो करें। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को डायरेक्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल करें। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन डू इट, यू कैन राइट द होल थिंग्स एंड देन यू कैन डू। ओके, फर्दर अब कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं? मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 भी रख सकती हूँ। 7 7 जा 49 and 49 minus 42 will give you 7. So here x is equal to also we are getting 7. Okay, now अब क्या है, whenever we are doing these type of questions, आपको मालूम है you have to draw the graph, and graph draw करने के लिए I need 2 points. ओके, तो आपका ये एक सेट ऑफ पॉइंट आ गया, ये दूसरा सेट ऑफ पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। जो 2 पॉइंट निकालने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेट निकालिए, ठीक है, और 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इनमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज यू गेट 2 सेट ऑफ पॉइंट, आप इमीडिएट ये एक टेबल बनाएंगे। ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत नीट एंड क्लीन वे में शो करता है। ओके, x and y. Now when we are writing, be careful, x is equal to 0, y is equal to 6. x 7, y is also 7. ओके, तो ये आपने पहले इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लिए हैं कोऑर्डिनेट। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। अगेन x इज इक्वल टू, बेटर यू राइट 3y प्लस 6। ओके, फिर यहाँ पे देखिए अब y की क्या वैल्यू रखनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं अगर मैं 3 2 जा 6 होता है और अगर -2 लिख दूँ तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इस कंडीशन में हमको करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मिल रही है। ओके, अगेन इफ आई एम टेकिंग, सपोज आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ y एज +2, ओके, +2 भी ले सकते हैं आप। तो ये इम्प्लाई करेगा कि करस्पॉन्डिंग x 3 2 जा 6 एंड 6 + 6 12, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो वी कैन गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो। ओके, एंड इमीडिएटली जैसे ही आपने 2 पॉइंट्स निकाल लिए वहाँ पे टेबल बन जाएगा आपका। इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका पूरे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, ईजी फॉर यू एंड ईजी फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू चेक द थिंग्स x एंड y। तो व्हेन x इज 0, y is -2, and when x is 12, y is 2. So we got the coordinates for both the equations. Now our task is to draw the graph. So student, this is the graph. आपको इसमें इन पॉइंट्स को
लोकेट करना है एंड देन वी विल सी what type of graphical presentation we are getting. Okay, so ये आपको एक जो आपको ग्राफ पेपर होता है अप्रॉक्सीमेट उसी तरीके से पॉइंट्स हम यहाँ पे लिए हुए हैं. ओके तो जब भी आपने ग्राफ करना ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? स्केल. ओके स्केल मीन्स आप यहाँ पे कितने यूनिट कंसिडर कर रहे हैं. ओके तो जब हम इन डाटा कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो 6, 7, 0, 12 इस तरीके की वैल्यूज़ हैं, कुछ छोटी ही वैल्यूज़ हैं. ओके तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ईयर्स क्योंकि एज है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे ही इसी तरीके का ले रहे हैं. एक्स एक्सिस वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ईयर्स. दोनों में आपने सेम ही ले लिया है. Okay, so let us locate the points. So 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 and so on. Okay, इतनी बड़ी वैल्यू की आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपने यहाँ तक के पॉइंट्स लोकेट कर लिए. इसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस के पॉइंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on. Okay. नाउ लेट इज यहाँ पे y की एक वैल्यू नेगेटिव भी है तो लेट इज लोकेट दिस पॉइंट ऑल्सो -2, -4, -6 एंड सो ऑन. तो 1 by 1 वी विल लोकेट दीज पॉइंट्स. तो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 यानी ये y एक्सिस पे मिलने वाला है ये पॉइंट एंड द पॉइंट इज दिस. ओके इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6. आपने सबसे पहले इसको लोकेट कर लिया. देन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7. तो लेट अस सी. तो यहाँ पे 6, 8 इनका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी 7. ओके एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जो 8 एंड 6 का जो मिड पॉइंट आएगा वो यहाँ पे 7. तो अप्रॉक्सीमेट ये पॉइंट की पोजीशन आपको यहाँ पे मिल रही है. x is 7, y is 7. So this point is 7, 7. And now see, after locating both the points, we are not going further. Immediately आप क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है और उस लाइन को एक्सटेंड करना है हमको दोनों तरफ. So let us join and extend. ओके तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ मिला. नाउ सी द सेकेंड वन. x इक्वल टू 0, y -2. तो द पॉइंट इज गोइंग टू बी दिस. y एक्सिस पे है ये पॉइंट. सेकेंड पॉइंट x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 12 आपको ये मिल रहा है एंड y इज इक्वल टू 2. तो इसको ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वो करने के लिए लेट अस कंसिडर इस लाइन के थ्रू हम यहाँ पे कर लेते हैं ये पॉइंट. ये पोजीशन मिल रही है आपको. ठीक है ओके तो नाउ अनदर लाइन आई एम गोइंग टू गेट बाय जॉइनिंग दीज टू. ठीक है अब कभी कभी क्या होता है बच्चे यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं एंड दे लीव. तो यहाँ हमको लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं दिख रही है लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है. तो इसलिए हम लाइन को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं एंड जब इस लाइन को भी ये एक्सटेंशन जो होता है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए आपका. देन एट सम पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है तो सपोज ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट पॉइंट ये आपका P आ रहा है. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं. तो इस केस में हमको कैसा मिल रहा है जो इक्वेशन है उनके थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो मिल रहा है वो इंटरसेक्टिंग मिल रहा है. दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड सो फार दे हैवंट आस्क्ड टू राइट द आंसर. तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे algebraically यानी इक्वेशंस, ग्राफिकली यानी यू हैव ड्रॉन द ग्राफ एंड ग्राफ का नेचर कैसा आ रहा है दैट इज इंटरसेक्टिंग. ओके अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन को इतना डिस्कस करने के बाद
हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब अगेन आई एम फॉर दैट सेक आई एम गोइंग टू राइट बोथ द इक्वेशंस अगेन एंड उन इक्वेशंस को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो जो पहला इक्वेशन था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, जब आपने ये दोनों इक्वेशन फॉर्म किए थे तो क्या बगैर ग्राफ ड्रॉ किए, लोकेट किए पॉइंट्स को और ग्राफ ड्रॉ किए, हम क्या ये असेस कर सकते थे कि मुझे यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा उसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ बाय ऑब्जर्विंग द मल्टीपल्स और कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल एंड दिस कांस्टेंट टर्म, इनके कंपैरिजन, इनके रेशियोज को कंपेयर करके ग्राफ को ड्रॉ करे बगैर आप ये असेस कर सकते हैं कि किस टाइप की लाइंस आपको मिलेंगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या वो पैरेलल होंगी। तो इसको हम यहाँ पे इन कंटिन्यूशन इस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं तो वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट इसी तरफ लिखा हो या दूसरी तरफ लिखा हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों तरफ किसी भी सिचुएशन में वो हो सकता है। यहाँ ऐसा है तो लेट मी राइट दिस वे ओनली। ओके, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। यहाँ x के मल्टीपल्स a1 a2, y के मल्टीपल्स b1 b2 और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। उस हिसाब से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इससे इक्वेट करूं तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, b1 इज -7, b2 इज -3, c1 इज -42, c2 इज 6। okay, so if I write a1 upon a2, I am getting 1 upon 1, that is 1 itself. Okay, b1 upon b2 is equal to, I am getting -7 by 3, that is 7 by 3, आपके माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, and c1 upon c2 is equal to, I am getting -42 by 6। तो जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड सिंप्लीफाई करके आपका ये आ रहा है -7। okay? सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा इस चीज़ को हम देखेंगे। हम a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को देखते हैं तो हमें क्या पता चला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल। अभी यहाँ c1 अपॉन c2 की बात नहीं है। अगर यही दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो हमेशा ग्राफ में जो दो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग आएंगी। ओके, और ये कंडीशन वाइस वर्सा है। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब ये रेशियोज इक्वल नहीं रहे होंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस हेल्प्स यू कि आपने जब इक्वेशंस को फाइंड आउट किया है उसके बाद उन इक्वेशन को ऑब्जर्व करके ही आप पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ आपको किस तरीके का मिलने वाला है। ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है आपको इस सिचुएशन में। क्वेश्चन गोज दिस वे, द पाथ ऑफ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड of train B is 6x plus 8y is equal to 48. Represent this situation graphically. तो यहाँ algebraic representation equation का दिया हुआ है, सिर्फ हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो प्रोसेस इसका वही रहेगा। आप फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं सोल्यूशन में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो प्रेफर करेंगे कि y का मल्टीपल 4 है। अगर ये डिनोमिनेटर में आता है तो पॉइंट्स निकालना आसान है, ऐसा मतलब आप ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी ओके। सो आई एम ट्रांसपोजिंग 3x देयर एंड यहाँ राइट साइड में आपका एक्सप्रेशन 12 माइनस 3x, लेफ्ट साइड में जो 4 रहेगा दैट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, एक बार इस फॉर्म में लिखने के बाद
वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ x। तो हमें आसानी से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू, अगर मैं 4 रख देती हूँ तो 4 3 12, 12 माइनस 12 कैंसिल। तो यहाँ फॉर x इज इक्वल टू 4 है ना, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। ये एक सेट ऑफ पॉइंट मिल गया आपको। ऑल्सो आप कोशिश करिए कि न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो 4 के मल्टीपल मिलें। तो सूटेबल वैल्यूज़ कभी भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों नंबर्स इवन होने चाहिए। इवन का डिफरेंस इवन होता है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू सेलेक्ट करें तो वो एक इवन नंबर सेलेक्ट करें। तो जैसे हमने अभी वो x इज इक्वल टू 4 लिया, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लूँ तो ये 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 6/4 दैट विल बी अ रैशनल। आप ले सकते हैं 6/4 दैट इज़ 3/2, उसको भी आसानी से लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप x इज इक्वल टू 8 पे चलते हैं तो x इज इक्वल टू 8 3 24, ठीक है। एंड 12 माइनस 24 इज -12, ओके। तो यहाँ x इज इक्वल टू, अगर आपने 8 पुट किया है, ओके, तो यहाँ कितना मिल रहा है y 12 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो 24 माइनस 12 दैट इज -12/4 दैट इज -3। थोड़ा सा कैलकुलेशन वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड यू कैन राइट इट इमीडिएटली। व्हाट इज सजेस्टेड, आप इस टेबल को बना लेंगे। So let us make this table x and y. For x 4, y is 0. Second, x is 8, y is -3. Okay. अब हम दूसरे इक्वेशन पे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48 प्लस 8y इज इक्वल टू 48। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 48। ओके, 6x को आपने ट्रांसपोज कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 8। नंबर ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 8 आए। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं तो 6 8 या 48 है ना। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मिल रही है वो x इज इक्वल टू 8। और जैसे ही आप x इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं, ये 48 माइनस 48 तो इम्प्लाइज कर जाएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ पे इवन वैल्यूज़ या ऑड किसी पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 लेने के लिए सबसे सूटेबल मुझे लग रहा है कि x 4 जा 24। x इफ़ आई पुट 4 तो 6 4 जा 24 एंड 48 माइनस 24 दैट विल बी 24 एंड मल्टीपल ऑफ 8 वी आर गेटिंग। तो थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है, कैलकुलेट करना है कि क्या आपको सूट कर रहा है यहाँ पे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 24 48 माइनस 24 अपॉन 8। y की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी और जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 24/8 दैट इज 3। तो यहाँ पे भी हमको 2 सेट ऑफ पॉइंट मिल चुके और यहाँ पे अब इसको भी हम प्रॉपर तरीके से टेबल में लिखेंगे। कभी भी इस स्टेप को अवॉइड ना करें। अगर ये एक छोटा सा पॉइंट अगर आप अवॉइड करते हैं तो वहाँ ग्राफ में पॉइंट्स लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। आपको बार बार यहाँ पे सर्च करना होता है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गेटिंग। तो व्हेन आई एम लुकिंग एट द वैल्यूज़ छोटी ही हैं, 4 8 माइनस 3 4 3 इस सॉर्ट ऑफ की आ रही हैं। तो वी आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट वी कैन कंसिडर। तो इस केस में आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर आता है। स्केल आई एम टेकिंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स वट एवर इट इज़, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर is equal to 2 unit. Both axes we are taking same scale. एंड ये बहुत असेंशियल पार्ट होता है ग्राफ का, इसको मिस नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी इन चीज़ों को की आदत डालिए प्रॉपर तरीके से, तो एग्ज़ाम में कभी भी ये चीज़ मिस नहीं होगी। नाउ लेट अस लोकेट द पॉइंट्स 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। 2 4 6 8 10 12 14, okay, and here
-2, -4, -6। यहाँ पे x के पॉइंट हमने पॉजिटिव ही लिए हुए हैं, ठीक है। x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, y में एक नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव में सिर्फ y के लिए मेंशन कर लीजिए, x के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, सो आफ्टर मेकिंग दिस टेबल we are going to draw the graph. What is the graphical representation? तो let us start with the first equation. आपका पहला पॉइंट है 4,0, तो this x coordinate 4, y coordinate is 0. That means it is going to be on x axis. Second point है x8, y -3. तो let us see where is x is equal to 8. ये आपका x axis पे 8 हो गया and -3. तो y आपका नेगेटिव x एक्सिस पे आ रहा है, तो ये दैट विल बी इन बिटवीन -2 एंड -4, -3। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट पोजीशन हम निकाल लेते हैं 8, -3 समवेयर हियर। ओके, सो दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 8, -3, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है। और जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ओके, कभी भी दूसरे सेट ऑफ पॉइंट पे ना जाएं, वहाँ बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, ये पॉइंट उसमें ज्वाइन हो जाता है, इस तरीके की मिस्टेक है। आपने ये लाइन लिख ली L1। नाउ लेट अस proceed further for second. X is equal to 8, y is 0. That means it is also going to be on x axis. X is 8, y is 0. ये एक आपको पॉइंट मिल गया। दूसरा x is 4, y is +3. तो x 4 दे रहा है and y is +3, यानी ये समवेयर 4 and 2 के बीच में ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लोकेट हो रहा है। x 4 है and y corresponding point in between 4 and 2 it is 3. ये corresponding point आपका इस तरीके से आ गया। तो let us join these two points and extend the line. बिल्कुल फाइन तरीके से इनको ज्वाइन करेंगे। तो what I observe कि यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर लें कितना भी, they are not going to intersect each other, ठीक। तो अब यहाँ आइए, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। इसको ख़त्म करने के बाद हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस टाइप के इक्वेशन थे, और क्या हम इक्वेशन अगर दिया हो तो उसके जो मल्टीपल्स कांस्टेंट जो टर्म्स रहते हैं उनको हम देख के, उनके रेशियोज़ को देख के क्या ये गेस कर सकते हैं कि किस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन इट वाज 3x + 4y = 12, एंड सेकेंड इक्वेशन था आपका 6x प्लस दैट इज 8y = 48। ओके, तो a1 a2 इफ आई टेक हियर, a1 a2 क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, सॉरी x के जो मल्टीपल हैं, नॉट कोऑर्डिनेट। तो आपका ये 3/6 और इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो आपका आ गया 1/2। Let us take out what is the value of b1 upon b2, यानी जो मल्टीपल ऑफ y हैं उनका रेशियो। तो यहाँ that is 4/8 and this is also 1/2. Okay, and let us see what is coming c1 upon c2. तो c1 upon c2 12/48, 12 4s are 48। ओके, तो यहाँ पे ये रेशियो जो है वो 1/4 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि a1 a2 is equal to b1 b2. They are equal, but that ratio is not equal to c1 c2. यानी a1 a2 is equal to b1 b2, but these two ratios are not equal to c1 c2. Whenever it happen, then always the graph we get parallel lines. Always we get parallel lines, and in this case we do not get any solution. Okay, so this is the case where a1 a2 is equal to b1 b2 but not equal to c1 c2. We will always get parallel line, hence no solution. So this way we can do this graphical presentation, and if we look at the equations from there itself we can assess what type of graph we are going to get. Let us discuss one more question.
क्वेश्चंस के प्रोसीजर सब में सेम है, लेकिन आप ग्राफ के डिफरेंट सिचुएशन इनमें जान रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन इज सारा परचेज्ड 2 pencils and 3 eraser for ₹9. Okay, her friend Sana also purchased 4 pencils and 6 eraser for ₹18. Represent this situation algebraically and ग्राफिकली. तो आप पहले इक्वेशन फॉर्म करना है. तो इस टाइप के इक्वेशंस आप हमेशा से लोअर क्लासेस में भी फॉर्म करते हुए चले आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है. हम सीधे चलते हैं स्टेटमेंट पे. क्या स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा? आप अननोन वेरिएबल्स क्या कंसिडर करेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ अननोन चीज़ें क्या हैं? कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड that eraser. तो cost of 1 pencil, very important to mention 1, be ₹X and of eraser ₹Y. Okay, so as soon as we write this, the first equation 2x plus 3y is equal to 9. Name it first. Okay, and the second equation आपका क्या बन जाएगा? 4 pencils and 6 erasers. So 6x plus here it is 4x plus 6y is equal to 18. ये second equation है. ठीक है, ग्राफिकल ये इनका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया. अब इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने के लिए तो वापस हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन आई एम री राइटिंग इट एज x इज इक्वल टू लिख सकते हैं या y इज इक्वल टू लिख सकते हैं. तो लेट अस राइट ट्रांसपोज द टर्म्स ऑफ y देयर. तो 9 - 3y अपॉन 2. ओके, तो इस सिचुएशन में 9 - 3y, y की वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है. करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x वी विल गेट. तो ये 3 टाइम्स ऑफ y है ना. सबसे पहले तो मुझे यही दिख रहा है कि y इज इक्वल टू, अगर आप 3 सेलेक्ट कर लेते हैं ओके, तो ये इम्प्लाइज करेगा 3 3 = 9, न्यूमरेटर 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0. ओके, आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया. सेकंड देखते हैं क्या मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पे और सूटेबल वैल्यू क्या है? अगर हम यहाँ y इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट करते हैं तो 3 2 = 6. ठीक है, 3 2 = 6 एंड 9 - 6 अपॉन 2. तो दैट इज़ 9 - 6 यानी 3/2 कर सकते हैं उसको भी. तो लेट अस डू दैट. y इज इक्वल टू, अगर आपने 2 सेलेक्ट किया है या आप 1 पे ही चलें, y इज इक्वल टू 1 पे लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर होगा. y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 9 - 3 दैट इज़ 6 एंड 6/2 x इज इक्वल टू 3. थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन की हैबिट डालेंगे, हर चीज़ को लिख के करने का नहीं है. ओके, उससे आपको थोड़ी सी स्पीड मिलती है. अगर आपकी हमेशा से आदत लिख के करने की रही है तो अब आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और यहाँ से कोशिश करें कि ओरल कैलकुलेशन करके थोड़ा सा स्पीड अप होने की आदत डालें. तो y इज इक्वल टू 1 पुट करने पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की आपको 3 मिल गई है. ओके, तो x एंड y, x 0 करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, x 3 है करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है. ये 1 सेट ऑफ पॉइंट हो गया. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे पढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी फॉर द सेकेंड इक्वेशन आप y के टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 18 - 6y अपॉन 4. ओके, अब यहाँ पे हम y की डिफरेंट वैल्यूज डाल देते हैं. तो इफ़ आई एम पुटिंग y इज इक्वल टू 0, 18/4, 9/2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है. हम ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है. या हम कोशिश करते हैं कि कोई और दूसरा सूटेबल मिले. तो x हम यहाँ y मेरे ख्याल से अगर 3 रखें, 6 3 = 18. ओके, 18 - 18 0. ओके, सो y इज इक्वल टू प्रेफर करते हैं y इज इक्वल टू 3. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18 - 18 0 अपॉन 4 विल गिव यू 0 ओनली. नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं. तो y अगर हम 1 पुट करें, y को 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? 18 - 6 12. ठीक है,
एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी x इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स मिलने के बाद इसका प्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, हमेशा लिखेंगे x 0 y 3 x 3 y is 1। After getting these points, let us draw the graph। तो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। जब इन वैल्यूज़ को देखते हैं जो हमको मेंशन करनी है, दे आर 0 3 1 2 सॉर्ट ऑफ हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हैं। वाई एक्सिस ऑल्सो सिमिलर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, या यूनिट यहाँ पे आपके रुपीस। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चल रहा है आपका। ठीक, एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इतने आगे तक ज़रूरत नहीं है, तो जितनी ज़रूरत है उतने ही आप मेंशन करिए। नेगेटिव की वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है तो वी कैन लीव इट ऑल्सो। चलिए पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 0 y इज़ 3। x 0 y इज़ 3 यानी आपको पॉइंट यहाँ y एक्सिस पे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3 y इज़ 1 1 2 3 x इज़ 3 y इज़ 1। तो ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे ही एक इक्वेशन के लिए आपने दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर दिया है, उसके बाद आपका पहला काम रहेगा कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ओके, ये आपका पहला ग्राफ मिल चुका। अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो उसमें पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3। ओके, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट तो आपका y एक्सिस पे, ये तो यही पॉइंट हो गया 0,3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज x इज 3 y इज 1। x is 3 y is 1, अगेन वी आर गेटिंग द सेम। तो यहाँ आपने जब पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे तो आप देख रहे थे कि सिमिलर टाइप के पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दूसरे ग्राफ में भी आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट मिल रहे हैं। जब आप पॉइंट्स को लोकेट करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी आर गेटिंग दीज पॉइंट्स एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दूसरे इक्वेशन से जो लाइन मिलने वाली है वो इसी लाइन के कोइंसिडेंट है। हो सकता था कि अगर हम और कुछ वैल्यूज़ ले लेते तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ और मिलती, लेकिन वो हमको कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर ही मिलती। तो इस सिचुएशन में जब आपके इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा मिला है, कोइंसिडेंट लाइन का। ओके, कोइंसिडेंट लाइन का केस मिला है यहाँ पे। अब हम फिर से इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके यहाँ पे उनके जो रेशियोज़ हैं उनको इवैल्यूएट करके एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं कि ये हमको कब मिलता है। अब a1 अपॉन a2 की बात करें तो यहाँ x के मल्टीपल्स का रेशियो कितना आ रहा है, 2/4, दैट इज़ 1/2। ओके, b1 अपॉन b2, y के मल्टीपल्स का रेशियो देखिए 3/6, 3/6, दैट 2 इज़ 1/2। c1 अपॉन c2 कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, जब आप यहाँ पे रेशियोज़ ले रहे हैं तो या दोनों ही कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड होने चाहिए या सेम साइड में। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में है और दूसरे इक्वेशन में राइट साइड में है और आपने तब वहाँ पे रेशियो लिख लिया, ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो c1 अपॉन c2 बोथ द कांस्टेंट टर्म आर ऑन द अदर साइड, तो दैट इज़ 9/18 और इसको सिंप्लीफाई करने से ये भी 1/2। तो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व हियर, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों के तीनों रेशियोज हमारे इक्वल आ रहे हैं। और हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चला कि ये लाइन कैसी मिली, कोइंसिडेंट लाइन मिली।
तो अब आज के बाद इस पॉइंट के टाइम के बाद जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे रेशियोज को ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आपने ये चीज़ समझ ली भाई यहाँ पे ये सारे रेशियोज इक्वल हैं तो आई एम गोइंग टू गेट द कोइंसिडेंट लाइन, ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ था यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, है ना, तो आई एम गोइंग टू गेट द फर्स्ट इक्वेशन इटसेल्फ। तो जब ये वैल्यूज़ उनके मल्टीपल्स प्रोपोर्शनल होते हैं या एग्जैक्टली सेम होते हैं, हो ही जाते हैं, तब हमको यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन मिलती है। तो इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हमारी डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं, द ग्राफ कैन बी इंटरसेक्टिंग लाइन, द ग्राफ कैन बी पैरेलल लाइन एंड ग्राफ कैन बी कोइंसिडेंट लाइन। ये हमारा डिस्कशन हो गया है। इसमें आपको इक्वेशन फॉर्मेशन, कैसे प्लॉटिंग करने से पहले पॉइंट्स को आपको निकालना है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ खींचते समय यहाँ पे स्केल मेंशन करना ज़रूरी है। इस चीज़ को, पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ जब एक सेट ऑफ पॉइंट को आप मेंशन करते हैं तो वहाँ इमीडिएटली उस लाइन को जॉइन करके ही दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम आगे फर्दर दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।